संडे की फुर्सत वाली दोपहर हो चुकी थी। अब जाकर मिनी का नहाना धोना निपटा था। बाथरूम से हाथ में धुले कपड़ों की बाल्टी लिए सीधे छत पर जा पहुंची कपड़े सुखाने। कंधे पर पड़े तौलियों को पहले तार पर डाला और फिर बेफिक्री से बाल्टी से कपड़े निकालने के लिए झुकी तो अचानक एक पल को नजर छत के दूसरे छोर पर बैठे बब्बू चाचा पर पड़ी। मगर चाचा की नज़र तो कहीं और थी। वो देख मिनी की ओर ही रहे थे, लेकिन वो न तो मिनी के चेहरे को देख रहे थे न कपड़ों से भरी उस बाल्टी को। बब्बू चाचा की नज़रों ने तो मिनी को अपने सीने पर दुपट्टा तलाशने को मजबूर कर दिया। जहाँ होना था दुपट्टा वहाँ नहीं था। वहाँ कुछ था तो वो था किसी भी मर्द को आकर्षित करने वाला किसी 22 साल की कमसीन लड़की के जिस्म का पूरा सबाब। उसे कुछ समझ न आया तो अगले ही पल मिनी बाल्टी से उस धुले गीले कपड़े को अपने सीने के सामने कर सीधी खड़ी हो गई और मुस्कुरा कर बोली, अरे चाचा, आप छत पर कब से बैठे हैं? पापा आपको नीचे ढूंढ रहे थे। मिनी के सवाल से बिरजेश वर्मा उर्फ बब्बू चाचा, यानी कि दोस्तों बब्बू चाचा ही थे जिनका नाम बिरजेश वर्मा है। पूरा ध्यान से ये नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वो थोड़ा घबरा गए और अपराध बोध को अखबार में समेटते हुए बोले, अरे बस कुछ ही देर पहले तो आया था बेटा, अब नीचे जा रहा हूँ। यह कहकर बब्बू चाचा जल्दी से नीचे चले गए और मिनी कपड़े फैलाने लगी। किसी भी शरीफ लड़की की तरह मिनी को भी किसी के सामने खुद का ऐसी स्थिति में देखे जाना बर्दाश्त नहीं था, मगर यहाँ तो उसके सगे चाचा ने उसे ऐसी हालत में देख लिया, या शायद देख रहे थे। मिनी कंफ्यूज्ड थी। कपड़े तार पर डालते हुए मन ही मन खुद से बात करने लगी। चाचा की नज़र गलती से ही पड़ गई होगी। चाचा तो पापा से सगे छोटे भाई हैं, वो भला कैसे? वैसे भी उनकी उम्र हो गई है। इधर सीढ़ियों से नीचे उतरते 55 साल के बब्बू चाचा शर्मिंदगी से कांप रहे थे। मिनी को उन्होंने गोद में खिलाया था और आज अपनी बेटी जैसी भतीजी में उन्होंने एक जवान औरत देख ली, शायद वही औरत जिसकी कमी चाचा की जिंदगी में थी। बब्बू चाचा ने शादी नहीं की थी। दोस्तों, ये मेरी कहानी सुनते हैं तो मेरी आवाज़ कैसी लगती है प्लीज़ मैं आज पूछ रहा हूँ। आज प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बब्बू चाचा क्योंकि अकेले रहते थे इसलिए नौकरी जहाँ जहाँ ले गई खुशी खुशी चले गए। अब जब रिटायरमेंट करीब आ रहा था तब मिनी के पापा ने कहा, बब्बू अब ऐसा करो कि ट्रांसफ़र करा लो और यहीं आकर तुम भी रहो। मैं भी 3 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, फिर बुढ़ापा साथ में बिताया जाए। बब्बू चाचा भी मुस्कुराए और कुछ सोच कर बोले, ठीक है दादा, यही सही। जल्द ही बब्बू चाचा बड़े भाई के परिवार के साथ आकर रहने लगे। सभी ने हाथों हाथ लिया क्योंकि बब्बू चाचा दिल के बहुत अच्छे और शरीफ आदमी थे। सभी को प्यार और सम्मान देते, इसलिए उन्हें भी वो वापस मिलता। इतने सालों के अकेलापन के बाद भाई के प्रेम भरे परिवार के साथ रहकर बिरजेश जी यानी दोस्तों बब्बू चाचा बहुत खुश थे। वैसे अकेलापन खुद चाचा ने अपने गले टांग लिया था, या यूँ कहा जाए कि हालत ऐसी बने कि उनकी सर मड़ गया। हुआ यूँ कि जिससे शादी करना चाहते थे उससे हुई नहीं। फिर कुछ साल दुख और खीज में शादी के ख्याल को भी दिमाग में आने नहीं दिया, क्योंकि प्रपोजल लाए भी तो भड़क जाते। मगर कुछ समय बाद दफ्तर की आजमाइशों ने एहसास कराया कि जिंदगी का सफ़र काटने के लिए किसी हम सफ़र की ज़रूरत होती ही है। लेकिन जब इस बात का एहसास हुआ तब उम्र ऐसी हो चली थी कि किसी हम सफ़र का मिलना आसान नहीं था, क्योंकि बब्बू चाचा स्वभाव से
संकोची और सीधे थे, इसलिए घर में भी कभी किसी को कुछ बता न पाए। घर वालों को भी लगा कि क्या फ़ायदा इनकी शादी के बारे में सोचकर, क्योंकि इन्हें तो वैसे भी करनी ही नहीं शादी। कुल मिलाकर कुछ किस्मत और कुछ अपने बनाए हालातों के चलते बब्बू चाचा अपने जीवन में इस कमी को चुपचाप झेलते रहे, क्योंकि वो नहीं तो कोई नहीं वाली मोहब्बत की चादर सालों ओढ़े रहे और स्वभाव से शर्मीले और शरीफ थे। बिरजेश जी अपने शरीर की प्यास को बिना शादी के बुझाने की कभी हिम्मत भी नहीं कर पाए। अच्छा, एक चीज बड़ी विचित्र है, हमारे समाज में हम सब सेक्स के नतीजे हैं, लेकिन सेक्स और सेक्सुअलिटी को ऐसा टैबू बना दिया है हमने कि उसके बारे में बात करना गुनाह हो। मानो कोई सेक्स और सेक्सुअलिटी को उम्र से बांधे कर रख लेते हैं सब, ये जानते हुए भी इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। सेक्स और सेक्सुअलिटी तो सब दिमाग का खेल है। साथ ही ऐसा मानना कि शादीशुदा पुरुष या स्त्री खास तौर से एक उम्र के बाद सेक्स या सेक्सुअलिटी में रुचि खो देते हैं भी पूरी तरह से गलत है। मैरिड जोड़ा आपस में सेक्स में भले ही रुचि खो दे, लेकिन सेक्स में इंटरेस्ट कोई नॉर्मल इंसान नहीं खोता। भले ही बोले कोई नहीं, लेकिन प्रकृति का सत्य यही है। आप बस एक्सप्रेस नहीं करते। जो समाज की रूढ़ियों में बंधे होते हैं वो समाज के डर से एक उम्र के बाद सेक्स को सही या गलत के चश्मे से भी देखने लगते हैं, और इसी सोच के बीच किसी अकेले पुरुष या स्त्री की शारीरिक जरूरतों को समाज द्वारा एक्सेप्ट करना तो भूल ही जाइए। चलिए दोस्तों, कहानी में बहरहाल बब्बू चाचा भी समाज के तमाम हम उम्र लोगों की तरह समाज की बनाई इस विचारधारा का पालन कर रहे थे। वो विचारधारा जो कहती थी कि एक पौध खास तौर से अविवाहित को सेक्स वगैरह के बारे में कतई नहीं सोचना चाहिए और चर्चा तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और कहीं गलती से इस प्यास को बुझाने की कोशिश कर ली तो चरित्रहीनता का दाग जिंदगी भर झेलिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बब्बू चाचा बदकिरदारी की तोहमत से अपना दामन बचाते बचाते खुद को अंदर से रोज मारते थे, क्योंकि समाज ने उनसे उनके अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने का हक छीन लिया था। छोड़िए, चलिए कहानी में। दोस्तों, एक दिन बब्बू चाचा नीलू यानी अपनी भतीजी से बोले, बेटा मेरा फोन तो जरा देखो, बार बार हैंग हो जाता है। बब्बू चाचा ने दफ्तर से घर आकर मिन्नी को अपना फोन बढ़ाते हुए कहा। फोन पर फौरन अंगुरिया फेरते हुए मिनी फोन ठीक करने की कोशिश करने लगी। इसी सब की बीच उसने नोटिस किया कि चाचा के फोन से पोर्न साइट्स और वीडियोस देखे गए थे। ये देख मिनी घबरा गई, क्योंकि आसपास उसके मम्मी पापा और चाचा बेफिक्री से शाम की चाय पी रहे थे। वो कुछ बोल ही ना पाई। कुछ हिचकिचाते हुए चाचा से बोली, आपका फोन कोई और यूज करता है क्या चाचा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ बेटा? बिरजेश जी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। फोन वापस उनके हाथ में देते हुए मिनी बोली, शायद किसी वैसी साइट से कोई वायरस आ गया था जिससे फोन हैंग हुआ होगा। ध्यान रखिएगा जरा कि कोई अनसूटेबल साइट न देखी जाए इससे। यह बोल मिनी वहां से चली गई। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ कह दिया और बब्बू चाचा ने बहुत कुछ समझ लिया। दोस्तों, एक बार फिर बिरजेश जी को एक अपराध बोध हुआ। किसी आम फोन यूजर की तरह उन्हें लगता था कि स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जितना दिखता है उस फोन का भूत, भविष्य और वर्तमान वहीं तक सीमित है। लेकिन स्मार्टफोन में भूत और वर्तमान में बहुत कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है जिसका पता साधारण यूजर को नहीं चलता। वो समझ गए थे कि मिनी को शायद पता चल गया कि वो कैसी साइट्स का
कभी कभार देखते हैं। एक बार फिर वो मिनी के आगे झेप गए। उधर मिनी फिर कुछ अजीब सा फील कर रही थी। खुद से सवाल किए जा रही थी कि चाचा भला कैसे यह सब कर सकते हैं। यहाँ एक बात और सोचने वाली है दोस्तों कि हम जब किसी को सम्मान देते हैं तो वे अपेक्षा न जाने क्यों करते हैं कि जिसे सम्मान दे रहे हैं वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता और उससे आदर्श कोई नहीं। क्यों हम किसी इंसान में देवत्व तलाशते हैं? क्यों हम अपने से बड़ों में आदर्श और असाध्य तलाशते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि वो सम्मानित व्यक्ति अंततः एक इंसान है? मिनी भी भूल गई थी कि बब्बू चाचा भी एक इंसान है जिनकी एक निजी जिंदगी है और जिनकी किसी भी साधारण पुरुष या स्त्री की तरह शारीरिक और मानसिक जरूरतें हैं जो विपरीत जेंडर के साथ ही आइडियल पूरी हो सकती है। इसी सब ऊहापोह में वो लगी रही और किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाई, या शायद उसने निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जिस भी निष्कर्ष पर वो निकलती उसे पचाना आसान नहीं होता। लेकिन इस सब के बीच मिनी ने चाचा से एक शांत सी दूरी बना ली जिसका काफ़ी वक्त तक किसी को एहसास नहीं हुआ। उनके सामने ज़्यादा पड़ती नहीं और काम से काम रखती। पहले की तरह चाचा के साथ हंसी मजाक बहुत कम हो गया। ब्रजेश जी भी भांप नहीं पाए कि भतीजी के मन में क्या चल रहा है। उन्हें भी लगा कि अब मिनी बड़ी हो गई है और उसकी अपनी अलग लाइफ है, जैसे जीना चाहे जिए। क्यों उसे डिस्टर्ब कर उसका मूड खराब करे, या क्यों उसे अपने चाचा के कैरेक्टर को जज करने का मौका दे। वक्त गुजरता रहा और सब नॉर्मल सा हो रहा था, मगर उस रोज कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला था। एक और संडे की सुस्त दोपहरी थी। उस रोज घर में कोई नहीं था। मिनी दोस्तों के पास गई थी और उसके मम्मी पापा और कहीं काम से गए थे। घर पर सिर्फ ब्रजेश जी थे, क्योंकि घर पर कोई था नहीं। वो अपने कमरे में अपने शरीर के साथ शरीर की प्यास बुझाने में व्यस्त थे। तभी उनके कमरे में मिनी दाखिल हुई। उसे देख वो एकदम से घबरा गए और उन्हें उस हालत में देख पहले तो मिनी की रूह कांप गई, लेकिन फिर वो गुस्से से तमतमा गई और मुंह फेर कर खड़ी हो गई, मानो कोई ज्वालामुखी फटने से पहले उबाल माल रहा हो। पहले चाचा का उसके खुले सीने का देखना, फिर उनके फोन में पोर्न साइट्स की हिस्ट्री, और आज यह सीन देखकर मिनी बौखला गई। ब्रजेश जी शायद कमरे की सिटकीनी लगाना भूल गए थे या शायद बेफिक्र थे, क्योंकि शाम से पहले किसी को भी घर नहीं आना था। मिनी का दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए वो पहले ही लौट आई। बब्बू चाचा ने फौरन कपड़े पहने और झेपते हुए बोला, आई एम सॉरी बेटा। मानो यही सुनने का मिनी को इंतजार हो। मुठिया भींचते और दांत पीसते हुए बोली, चुप ठरकी बुढ़े, आने दो पापा मम्मी को, आज सब बताती हूँ उन्हें। यह कहकर मिनी कमरे से दन दनाती हुई निकल पड़ी। बब्बू चाचा वहीं कुर्सी पर बेदम बैठ गए। अब दोस्तों क्या हुआ कि मिनी अपने घर से तमतमाती हुई रत्ना मैम के घर की ओर बढ़ रही थी। रत्ना जी ने मिनी को स्कूल में पढ़ाया था और तभी से मिनी को बहुत प्यार करती थी, और वक्त के साथ मिनी ने भी उनमें अपनी फ्रेंड फिलोसफर और गाइड सब ढूंढ लिए थे। उनका घर पास ही था और जब भी मिनी किसी अच्छे या बुरे दौरे से गुजरती रत्ना मैम को जरूर बताती। उस दिन भी कुछ वैसी ही वजह थी। चाचा को जो कुछ उसने कहा उसके बाद उसे बेहद अजीब लग रहा था। न अच्छा लग रहा था न बुरा, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। अपने किए का सही गलत तलाशने की उम्मीद में उसने रत्ना जी के घर की घंटी बजाई। घंटी बजाते ही रत्ना जी ने
मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और मिनी को देख खुशी से बोली, हेलो मिनी, आओ आओ, सही वक्त पर आई हो, बैठो साथ खाना खाते हैं। दोस्तों मिनी सिर्फ मुस्कुराई और चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल के सामने बैठ गई। पीछे से पुष्पा आंटी आ गई और मिनी से उसका हाल पूछते हुए वहीं बगल में बैठ गई। रत्ना मैम अनमैरिड थी और अपनी अनमैरिड सहेली वही जो पुष्पा आई थी पुष्पा के साथ रहती थी। मिनी पुष्पा जी से भी कंफर्टेबल थी, दोनों ही उसे बहुत प्यार करती थी। खाना शुरू हुआ और रत्ना जी ने मिनी से पूछा कैसे आना हुआ। कुछ देर की खामोशी के बाद मिनी ने दोनों को पूरा कहानी सुना दी। इसी बीच तीनों ने खाना खा लिया था। रत्ना जी मिनी से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पुष्पा जी को वहां से जाने को इशारा किया। पुष्पा जी समझ गई और तीनों की खाली प्लेट और बर्तनें ले वहां से चली गई। उनके जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए रत्ना मैम बोली, तो अब मम्मी पापा को ये सब बताओगी? जी हाँ, यही सोचा है, चाचा को बोल के भी तो आई हूँ, टेबल पर नजरें गड़ाए मिनी बोली। लेकिन बेटा उन्होंने किया क्या ऐसा? रत्ना जी ने उसका सर सहलाते हुए पूछा। मिनी यह सुनकर चौंक गई, रत्ना जी की ओर देखकर बोली, मैम बताया तो आपको अभी। मुस्कुराकर रत्ना जी बोली, बेटा क्या उन्होंने कभी तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेवियर किया, किसी और के साथ किया? मिनी ने ना में गर्दन हिला दी। अब मिनी की पीठ सहलाते हुए रत्ना जी बोली, मेरी बात अब ध्यान से सुनना बेटा, चाचा की भी एक पर्सनल लाइफ है और सेक्स एक ज़रूरत होती है। अगर इस ज़रूरत को पूरा न किया जाए तो ये समाज में बहुत बुरे रूप में दिखाई देती है। मैं चाचा को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि जब तक वो किसी के साथ कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट या पब्लिक इंडिसेंसी न करे, तुम कैसे उन्हें ठरकी बुड्ढा जैसी कुछ कह सकती हो? और तुमने तो बेटा उन्हें बिना किसी बात की इतनी भद्दी बात कह दी, तुम्हें कमरे में नॉक करके जाना चाहिए था ना। मिनी ने हाँ में अब गर्दन हिलाते हुए मानो अपनी गलती स्वीकार कर ली। रत्ना जी फिर बोली, एक बात बताऊं, तुम शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि तुम्हारे चाचा एक इंसान पहले और तुम्हारे चाचा बाद में है। इसी बात पर बेटा मैं तुम्हें आज एक और सच बताती हूँ, तुम मुझे भी बहुत इज्जत देती हो, प्यार करती हो, शायद अपने चाचा से ज्यादा। तो बेटा आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि सेक्स की कमी मेरे और पुष्पा के जीवन में भी है। आखिर हम दोनों भी तो चाचा की ही तरह अनमैरिड है, मगर उसी काम को हम दोनों एक दूसरे के जरिए पूरी करते हैं। यह सुन मिनी की आंखें खुली की खुली रह गई, फिर नजरें नीची हो गई। शायद रत्ना मैम के मुंह से ऐसी बेबाकी से वो सब सुनकर झेप गई थी। दोस्तों उसके बाद फिर बोली, बेटा हम दोनों तो लौकी है कि एक दूसरे का साथ मिला। अपने चाचा की सोच, कितने अकेले हैं वो, क्या मजबूरियां होगी उनकी। मैं अगर आज न बताती तो तुझे पता भी नहीं चलता मेरे और पुष्पा के रिश्ते के बारे में, क्योंकि हम दोनों काफी हद तक अपने अपने जीवन में किसी मर्द की कमी को पूरा कर चुके हैं। इसलिए तुम्हें हम में वैसा कोई छिछलापन नहीं दिखा जैसा दुर्भाग्यवश चाचा में दिखा। लेकिन बेटा ये तो देखो कि चाचा के पास न तो इमोशनल सपोर्ट है, न कोई फिजिकल नीड्स को पूरा करने का जरिया। उनके साथ तो बेटा आपको और भी सिंपैथेटिक होना चाहिए। उनकी स्थिति में खुद को रख कर सोचो बेटा, खुद को रख कर सोचो। मिनी ने सच को एक्सेप्ट करने वाली एक गहरी सांस ली और साथ ही शायद अपनी किसी गलती का एहसास भी हो गया। रत्ना जी का हाथ पकड़ उनसे बोली, तो मैम अब बताइए क्या करूं? मिनी के गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से रत्ना जी से बोली, कुछ नहीं, जस्ट वी हैव नॉर्मली विद हिम। और हाँ, उन्हें जाकर सॉरी जरूर बोलना कि तुम्हें उनके कमरे में नॉक करके आना चाहिए था। मिनी मुस्कुराई और रत्ना जी से विदा ले अपने घर को चल दी। मगर घर पहुंची तो वहां तो कुछ और ही कहानी हो गई थी। मम्मी पापा आ चुके थे और हाथ में एक कागज लिए परेशान खड़े थे। मिनी
चाचा ने कुछ बताया था तुझे, वो कहाँ जा रहे हैं? राजेश जी ने परेशान आवाज में मिनी से पूछा। इससे पहले कि कुछ बोलती वो कागज लहराते हुए बोले, ये चिट्ठी डाइनिंग टेबल पर मिली, इस पर लिखा है, दादा बोल रहे हैं, दादा लिखे हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मिनी कुछ बोल नहीं पाई, न पापा को न चाचा को। अगले दिन चाचा की लाश शहर में बरामद हुई। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत तो दुखद हुआ, लेकिन यार प्लीज़ अगर कहानी एक थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।